हेलो दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे चैनल एजुकेशन ऐप पर। हम लेकर आए हैं आपके लिए करंट अफेयर्स सेशन। तो आपको पता ही है कि हम इस समय आपके लिए करंट अफेयर्स की क्लासें रोज़ लेकर आते हैं। तो आज भी हम देखते हैं हमारे लिए कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए डाले गए हैं। तो बिना देरी के हुए हम क्लास स्टार्ट करते हैं। रेगुलर आप बने रहिए, रोज़ आपको करंट अफेयर्स की क्लास उपलब्ध होती रहेगी। तो चलते हैं, आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। तो आज का पहला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे आपके सामने। दोस्तों पहला क्वेश्चन है, कौन सी कंपनी एक राष्ट्र एक मानक योजना एक राष्ट्र और एक मानक योजना से जुड़ने वाले भारत का पहली संस्था बन गई है। तो कौन सी बन गई है, चलो बताओ कौन सी बन गई है। ये बन गई है RDSO। ठीक है, कौन सी कंपनी है ये, RDSO। तो RDSO क्या है, इसकी फुल फॉर्म देख लेते हैं पहले। तो RDSO है अनुसंधान अभिकल्प एवं मानक संगठन। कौन सा, अनुसंधान अभिकल्प एवं मानक संगठन। ठीक है दोस्तों, तो यही देख लेते हैं इसकी स्थापना कब हुई थी। इसकी स्थापना हुई थी 1942 में। ठीक है, और 1942 का अभी मुख्यालय कहाँ पे है, कहाँ पे है दोस्तों, पता ही होगा सभी को, लखनऊ में है, लखनऊ में। ठीक है, तो जब इसकी स्थापना हुई थी तो इसका एक नाम था, तब इसका क्या नाम था, दूसरा नाम था, क्या था पहले। इसका जब स्थापना हुई थी 1942 में तो उसका नाम था रेल परीक्षण एवं अनुसंधान केंद्र। कौन सा था, रेल परीक्षण एवं अनुसंधान केंद्र। ठीक है, तो बता देते हैं कि जो RDN है तो यह है अनुसंधान अभिकल्प एवं मानक संगठन है। ठीक है, तो यह एक भारत का अनुसंधान है और एक संस्थान है, ये भारतीय अनुसंधान और विकास संस्थान है। कौन, RDSO। ठीक है, तो RDSO एक क्या है, संस्था है भारत के, कौन सी है, अनुसंधान एवं विकास संस्थान। ठीक है, तो ये किसके अंतर्गत आती है दोस्तों, ये आती है रेल मंत्रालय के अंतर्गत। ठीक है, क्या ना, RDSO किसके अंदर आती है, रेल मंत्रालय के अंतर्गत। और रेल मंत्रालय के अंतर्गत इसका क्या कार्य है, इसका कार्य है कि जो हमारे रेल मंत्रालय में जो भी रेल के जो सामान होते हैं, उपकरण होते हैं, ठीक है, यानी जो भी उत्पादन की जितनी भी इकाइयाँ हैं रेलवे की, उनका क्या करता है, उनको एक क्या देता है, तकनीकी सलाह देता है। ठीक है, क्या डिज़ाइन तैयार करता है, नहीं डिज़ाइनों का, और जो जो इनके उपकरण बनाए जाते हैं ट्रेन की, उनकी डिज़ाइनों के बारे में ये बताता है दोस्तों। तो ये है हमारी कौन सी कंपनी है, सब भारतीय, RDSO। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या डाला है। अगला क्वेश्चन है, ये लो, गजब क्वेश्चन है, आपकी स्क्रीन पे आपके सामने। चलो पढ़ते हैं क्या क्वेश्चन है। किसे केंद्रीय प्रत्यक्ष बोर्ड, CBDT, CBDT, तो फुल फॉर्म क्या है CBDT की, केंद्रीय प्रत्यक्ष बोर्ड के अध्यक्ष का अतिरिक्त प्रभाव किसे दिया गया है। तो किसे दिया गया है, देख के बताइए ऑप्शनों में से। अरे भाई किसको दिया गया है, ये दिया गया जगन्नाथ विद्याधर मोहपात्रा को। ठीक है, किसको दिया गया, जगन्नाथ विद्याधर मोहपात्रा को। तो जगन्नाथ मोहपात्रा है को, इनको के लिए कितने समय के लिए अतिरिक्त प्रभार दिया गया है, 3 महीनों के लिए। ठीक है, प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने इसे कितने अध्यक्ष अतिरिक्त प्रभार दिया है, 3 महीने का दिया है। क्योंकि उससे पहले जो आगे कौन थे पूर्व अध्यक्ष, ये दोस्तों थे प्रमोद चंद्र मौर्य। कौन थे, प्रमोद चंद्र मौर्य थे, कहाँ के, CBT के अध्यक्ष के अतिरिक्त प्रभार कौन थे, मौर्य। कौन से मौर्य थे, प्रमोद चंद्र मौर्य। तो इनका जो कार्यकाल था प्रमोद जी का, वो कितने को तारीख को हुआ था समाप्त, 31 मई को कार्यकाल समाप्त हुआ था। ठीक है, और फरवरी में उन्हें 31 मई तक तीसरा विस्तार दिया गया था। तो उसे फरवरी से मई तक तीसरा विस्तार 3 महीना का दिया
दिया गया था दोस्तों। ठीक है, तो जगन्नाथ विद्याधर महापात्र मोहपात्रा को सीबीटी का नया अध्यक्ष कितने महीने के लिए बनाया गया है? 3 महीने का बनाया गया है। तो आशा करता हूँ ये समझ में आ गया होगा आपके लिए। अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं फिर। तो दोस्तों ये लो आपकी स्क्रीन पे अगला क्वेश्चन आ गया है। बहुत ज़बरदस्त सवाल देखने में मिल रहा है। आशा करता हूँ कि ये सवाल तो आपको समझ में आ गया होगा वैसे कि किस टाइप का है। चलो देख लेते हैं क्या सवाल है। ध्यान से पढ़ना सवाल को, बड़ा इंटरेस्ट सवाल है कि किस राज्य में खोजी गई झिंगुर की एक नई प्रजाति का नाम इंडिमिमस जयंती। तो झिंगुर की एक प्रजाति खोजी गई और जिसका नाम क्या रखा गया? इंडिमिमस प्रजाति। ठीक है, तो दोस्तों ये कहाँ पे खोदा गया है? ये भारत के कौन से राज्य में? छत्तीसगढ़ में। ठीक है, तो भारत के छत्तीसगढ़ राज्य में क्या है? झिंगुर की नई प्रजाति खोदी गई है, कौन सी? इंडिमिमस जयंती। तो ये बता देता हूँ कि कहाँ पर खोजी गई है। जो छत्तीसगढ़ की जो गुफाएं हैं, ठीक है, छत्तीसगढ़ की जो गुफाएं हैं उनमें झिंगुर है ना, ये गुफाओं के अंदर झिंगुर की एक नई प्रजाति खोजी गई है। ठीक है, और वो प्रजाति खोजी गई है, उसका नाम क्या दिया है? उसका नाम दिया है इंडिमिमस जयंती। तो क्या दोस्तों क्या नाम दिया है? इंडिमिमस जयंती। तो ये याद रखना कि झिंगुर की प्रजाति कहाँ पे खोजी गई है? भारत के छत्तीसगढ़ राज्य में। ठीक है, और छत्तीसगढ़ राज्य में भी कहाँ पे? जो छत्तीसगढ़ राज्य में जो गुफाएं हैं उनके अंदर झिंगुर की कौन सी प्रजाति? इंडिमिमस जयंती। ठीक है, तो इस प्रजाति का नाम जो हम आप जो दिया है, तो ये वहाँ के जो वैज्ञानिक हैं, यानी जो खोज करता है, कौन है खोजकर्ता? प्रोफेसर। कौन है प्रोफेसर? ये है दोस्तों जयंत विश्वास। जयंत विश्वास। ठीक है, तो उनके नाम पर ये इसका नाम दिया गया है इंडिमिमस जयंती। ठीक है, तो किस राज्य में खोजी गई थी झिंगुर की नई प्रजाति? ये खोजी गई है छत्तीसगढ़ में। चलो समझ में आ गया कि झिंगुर की नई प्रजाति छत्तीसगढ़ में कौन सी गुफाओं में खोजी गई है? झिंगुर की नई प्रजाति। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपकी स्क्रीन पे अगला क्वेश्चन है 4 नंबर। दोस्तों ये क्वेश्चन है एनएसओ के द्वारा जारी आंकड़ों के मुताबिक वित्त 2020-21 के दौरान भारत की अर्थव्यवस्था कितने प्रतिशत की गिरावट आई है? तो ये प्रश्न बहुत ज़बरदस्त प्रश्न है। क्या है? ज़बरदस्त प्रश्न। तो इसको ध्यान से देखना। अच्छा क्वेश्चन है, जीडीपी दर के बारे में बताया गया, भारत की अर्थव्यवस्था के बारे में है। तो लाजवाब क्वेश्चन है, इसका कोई तोड़ नहीं है दोस्तों। देखते हैं आज का, लगता है कि आने वाली परीक्षाओं में इस क्वेश्चन को जरूर देखने को मिलेगा। देखते हैं कि एनएसओ कौन? एनएसओ के द्वारा जारी आंकड़ों के मुताबिक वित्त वर्ष 2020-21 के दौरान भारत की अर्थव्यवस्था कितने प्रतिशत की गिरावट आई है? कितनी गई है भाई? 2.3, 4.3, 9.3, 7.3। तो ये आई है 7.3% की। कितनी गई है भाई? 7.3% की। ठीक है, तो एनएसओ द्वारा, तो एनएसओ है क्या? इसकी फुल फॉर्म क्या है? तो बता देता हूँ। एन मतलब राष्ट्रीय, नेशनल, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय, ऑफिस। ठीक है, तो एनएसओ की फुल फॉर्म है राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय। ठीक है, तो जो भारत में जो इसकी अर्थव्यवस्था में कितने प्रतिशत की गिरावट आई है? 7.3%। किसके कारण आई है? ये आई है कोविड-19 के कारण। ठीक है, तो कोविड-19 के चलते हुए भारत की जो अर्थव्यवस्था है उसकी जीडीपी कितने प्रतिशत है? 7.3% गिर गई है। तो वर्ष 2020-21 में कितने परसेंट हो गई है? 7.3%। जबकि पहले 2019 में इनकी जो पिछले वर्ष वित्तीय वर्ष में थी, तो पिछले वर्ष की थी, तो इनकी जीडीपी को कितनी प्रतिशत ग्रोथ की थी? 1.6% की ग्रोथ दर्ज की गई थी। लेकिन अब फिर से 2020-21 में कोविड-19 के कोरोना के कारण जो अनेक बीमारियां और फैलने के कारण भारत की अर्थव्यवस्था वो डगमगा गई। क्या हो गई? डगमगा गई, जिसके कारण इसकी जीडीपी दर में 7.3% की क्या आ गई है? गिरावट आ गई दोस्तों। तो ये भी बहुत शर्मनाक बात है। तो ये याद रखना, एनएसओ फुल फॉर्म भी पूछ सकता है। एनएसओ की फुल फॉर्म क्या होती है? राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय। ठीक है, तो इन्होंने
अर्थव्यवस्था आपकी कितनी दर्ज की है? 7.3% गिरावट की है। जबकि 2019 में जो पिछले साल की में थी तो वहाँ पे 1.6% ग्रोथ दर्ज की गई थी जीडीपी की। ठीक है, तो कोविड-19 ने आपको पता ही है पूरी दुनिया को हिला के रख दिया है। अगला क्वेश्चन है, देखो आज का क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है। देखो, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना ज़रूर और अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलें। देखो, मज़ा जब भी आएगा जब देखने वाले अच्छे होंगे, बड़े होंगे, लाइक्स आएंगे, कमेंट्स होंगे, शेयर होंगे, तभी वीडियो देखने बनाने का भी मज़ा आता है और देख पढ़ने का भी अलग ही मज़ा आता है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, छोड़ो इन बातों को, तो जो आपको अच्छा लगे वो करना। 5 का क्वेश्चन है, देखो, किस वाइस एडमिरल ने, ये नौसेना नहीं, नौसेना स्टाफ, ठीक है, कौन सा है? नौसेना स्टाफ उप प्रमुख के रूप में कार्यभार संभाला है। तो किसने संभाला भाई? यह तो आपको पता ही होगा, ये संभाला रवनीत सिंह ने। किसने? रवनीत सिंह ने। तो क्या है ये है भाई दोस्तों, जो एमएस पावर की जगह पहले कौन थे? एमएस पावर, ठीक है। तो पहले एमएस पावर है, उनकी जगह पे कौन आए गए हाल ही में? वाइस एडमिरल कौन है? रवनीत सिंह ने। ठीक है, तो क्योंकि नौसेना स्टाफ के उप प्रमुख के रूप में कार्यभार संभाला है, तो पहले कौन थे? एमएस पावर थे, और उनकी जगह कौन आ गए हैं? और रवनीत सिंह आ गए हैं दोस्तों। तो पहले कौन थे? इससे पहले रवनीत सिंह से ये थे एमएस पावर, ठीक है, और ये उप प्रमुख के रूप में कार्यभार संभाल चुके हैं। देखो, रवनीत सिंह को है ना, जो अभी आए हैं, उनको 1938 में क्या मिला था? भारतीय नौसेना में कमीशन किए गए और वे एविएशन में विशेषज्ञ थे। किस में थे? एविएशन, एविएशन, ठीक है। तो एविएशन में क्या थे? क्या विशेषज्ञ के पद पे थे, अर्थात वो विशेषज्ञ थे उस समय। तो अभी उन्हें ये कार्यभार संभाला किसी को? रवनीत सिंह को। इससे पहले कौन थे? एमएस पावर, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं आज का। लो, एक से बढ़कर एक क्वेश्चन, आज तो भाई मज़ा आ गया है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है कि भारतीय उद्योग परिसंघ ने किस कंपनी के सीईओ और प्रबंधक निदेशक टीवी नरेंद्रन को नए अध्यक्ष नियुक्त किया है? तो कौन सी कंपनी का किया है? मैं दोस्तों किया टाटा स्टील को, ठीक है। तो टाटा स्टील के नए सीईओ को, प्रबंधक कौन है? टीवी नरेंद्रन को नए अध्यक्ष बनाया गया है, ठीक है। वे जो अभी बने हैं ये नरेंद्र, ये जो पहले कोटक महिंद्रा बैंक के सीईओ और प्रबंधक निदेशक उदय कोटक की जगह स्थान ग्रहण करेंगी। तो कौन है? जो हमारे कोटक महिंद्रा बैंक है उनके जो सीईओ हैं और वहाँ के जो निदेशक कौन थे पहले? उदय कोटक, उनकी जगह को क्या करेंगे? ग्रहण करेंगे। कौन करेंगे? टीवी नरेंद्रन। कौन है? भारतीय उद्योग परिसंघ ने टाटा स्टील कंपनी के सीईओ और प्रबंधक के रूप में टीवी नरेंद्रन को नए अध्यक्ष के नियुक्त किया गया है दोस्तों, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं बिना देरी किए हुए। आशा करता हूँ कि आपको क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। देखो अगला क्वेश्चन है 7 नंबर क्वेश्चन है, जबरदस्त क्वेश्चन है। कौन सा है? भारत ने, देखो आपकी स्क्रीन पे आ गया है, भारत ने राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार ने किस भारतीय तटरक्षक बल के स्वदेशी जहाज को शामिल किया है? तो किसने किया है? सगज। दोस्तों ये पहले भी आपको क्वेश्चन में आया था कि कौन से है तो तटरक्षक बल है? सगज, ठीक है। तो सजग का अर्थ क्या होता है? शत्रक। क्या होता है दोस्तों? शत्रक, अर्थात सतर्क रहना, यानी ध्यान को एक्टिव करके रखना, है ना। तो एक्टिवनेस है किसमें? सजग में, ठीक है। कि किसी भी मुसीबत में कभी भी कुछ भी हो जाए लेकिन उसे सतर्क है नहीं, उसे सब कुछ पता है। तो ये भी याद रखना दोस्तों। वादा करते हैं अगर ऐसे पढ़ोगे, ऐसी मेहनत करते रहोगे तो सफलता आपको एक दिन अवश्य मिलेगी। अगर आप भी मेहनत करोगे, हम भी करेंगे, और अच्छा क्वेश्चन लेके आएंगे और अच्छे लाएंगे, लेकिन जो है वो उससे अच्छे कोई और क्वेश्चन हो नहीं सकते।
और बेहतरीन समझाने का कोशिश करेंगे अगर आपका साथ बना रहे। तो सजग, सतर्क, एक्टिवनेस जिसमें होता है, इसे सजग भी बोल सकते हैं, सतर्क भी बोल सकते हैं। तो भारतीय तटरक्षक बल स्वदेशी जहाज में शामिल किया गया है। किसको? भारतीय तटरक्षक बल ने सजग स्वदेशी जहाज को शामिल किया है। ठीक है, ये भारतीय तटरक्षक जहाज है। क्या है? ये स्वदेशी है, भारतीय है। कौन? सजग। ठीक है, तो ये समुद्र के हित में कार्य करेगी जो, क्योंकि ये तटरक्षक बल है। तट मतलब समुद्री किनारा। ठीक है, तो वहाँ पर करेगी। तो सतर्क है, तो ये इसके इसलिए उसे बोल सकते हैं जैसे कि ये समुद्र के हित के प्रति तत्पर रहेगी, उत्तरदायी रहेगी और इच्छा और प्रतिबद्धता को दर्शाता है। क्या देता है कि सजग है वो एक महत्वपूर्ण हिस्सा हो गया है भाई समुद्री नौसेना का। ठीक है, तो राष्ट्रीय कौन है? सुरक्षा सलाहकार, उन्होंने इसको सजग को शामिल किया है। ठीक है, स्वदेशी जहाज को शामिल कर लिया गया है दोस्तों। चलो, आशा करता हूँ समझ में आ गया होगा ये क्वेश्चन। तो आज का जबरदस्त क्वेश्चन है 8 नंबर। थोड़ा सा यह कि 3 मई को विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है दोस्तों 3 मई को विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है? 3 मई को अंतर्राष्ट्रीय पत्रकारिता स्वतंत्रता दिवस और विश्व साइकिल दिवस भी मनाया जाता है। किसको? 3 मई को मनाया जाता है दोस्तों। तो 3 मई को कौन सा दिवस मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय पत्रकारिता दिवस मनाया जाता है। साथ में इसे कौन सा दिवस भी मनाया जाता है? विश्व साइकिल दिवस भी मनाया जाता है। दोस्तों बता देता हूँ कि जो यह दिवस मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय पत्रकारिता स्वतंत्रता दिवस, तो यह दिवस जो हमारे संयुक्त राष्ट्र है, इसके द्वारा संयुक्त राष्ट्र, ठीक है, कि संयुक्त राष्ट्र है ना, उनकी शैक्षिक और वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक संगठन है। किसका? संयुक्त राष्ट्र का। कौन सा? शैक्षिक और वैज्ञानिक कौन सा? सांस्कृतिक संगठन, वैज्ञानिक सांस्कृतिक संगठन। ठीक है दोस्तों, तो उसके द्वारा ये आयोजित किया जाता है। किसके? संयुक्त राष्ट्र संघ के जो शैक्षिक और वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक संगठन है, उनके द्वारा कौन सा? अंतर्राष्ट्रीय पत्रकारिता स्वतंत्रता दिवस क्या किया जाता है? आयोजित किया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय पत्रकारिता स्वतंत्रता दिवस आयोजित किया जाता है दोस्तों। तो आयोजित किया जाता है। ठीक है, अभी हाल ही में जो स्वतंत्रता पत्रकारिता स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था, उसमें कितने देशों को शामिल किया गया था? तो उसमें जारी रिपोर्ट के अनुसार 100 देश शामिल हुए थे, और उसमें हमारा भारत भी शामिल हुआ था पत्रकारिता के अंदर। ठीक है, तो आपको पता है भारत तो वैसे टॉप पे रहते हैं, भारतीय हैं। भारत की पत्रकारिता के बारे में तो आपको पता ही है, उसमें भारत ने अपना स्थान प्राप्त किया बहुत बड़ी मुश्किल से, 142वां। देखो कितनी बड़ी महान बात है कि 180 में से 142वां नंबर आ रहा है हमारा। तो आप समझ ही रहे होंगे कि भारत की न्यूज़ कैसी होंगी पत्रकारें। तो ये है भारत की क्या सूचना न्यूज़ चैनल वाले हैं, पत्रकारिता वाले हैं भारत के। तो भारत का रैंक है टॉप 142, 150 में ऊपर है। तो विश्व भर में 3 मई को 2 दिवस कौन से मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय पत्रकारिता दिवस और विश्व साइकिल दिवस मनाया जाता है, क्योंकि इस विश्व साइकिल दिवस शरीर स्वास्थ्य के लिए महत्वपूर्ण है। इसी के चलते हुए इस साइकिल दिवस को मनाया जाता है, ताकि हर व्यक्ति अपने दैनिक जीवन में इसका उपयोग करे। तो वही पत्रकारिता दिवस संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा मनाया जाता है। और अभी हाल ही में 180 देशों में भारत का स्थान कौन सा था? 142वां था। तो स्वतंत्रता सूचकांक में, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत का कौन सा स्थान था? 142 वह स्थान था दोस्तों। तो याद हो गया, समझ में आ गया होगा। चलो अगला क्वेश्चन आ गया आपकी स्क्रीन पे, देखो ध्यान दे के देखना, ध्यान से, बस ज़्यादा बोरिंग है, बफरिंग नहीं हो रहा होगा शायद, ऐसा करता हूँ, अच्छा लग रहा होगा। देखो अगला क्वेश्चन है, आईसीसी ने घोषणा की है कि जो 50 ओवरों में वर्ल्ड कप में कितनी टीमें खेलेंगी? जो वर्ल्ड कप होगा 50 ओवर का, उसमें कितनी टीमें खेलेंगी? तो आईसीसी ने घोषणा की है। तो कितने खेलेंगी? इसमें खेलेंगे दोस्तों 14। ठीक है, तो इसमें कितनी टीमें खेलेंगी? 14 टीमें खेलेंगी। तो उसने आईसीसी की जो बैठक हुई थी अभी, उसमें बताया था कि 2024 से लेकर 2030 तक का शेड्यूल बनाया था। उसमें 2031 तक का शेड्यूल बनाया है, 24 से लेकर 31 तक का। तो उसमें जो शेड्यूल बनाया गया था, उसका जो फैसला लिया गया है, उसमें उन्होंने कहा कि जो आईसीसी है ना,
क्या कहा है, आईसीसी। उन्होंने कहा जो आईसीसी है ना, तो उनमें जो पुरुष जो विश्व कप खेलेंगे जो व्यक्ति हैं पुरुष, ठीक है, जो विश्व कप खेलेंगे, दो दो विश्व कप खेलेंगे, तो एक तो 2027 में और एक 2031 में। तो उनमें जो टीमें होंगी उनकी पार्टिसिपेट कितनी करेंगी, 14 टीमें, ठीक है। और जब उसी के बीच में कि कब से, जबकि 2024 से लेकर 2030 तक, ठीक है, बीच में और भी तो साल हैं ईयर, तो उनमें जो बीच में जो T20 वर्ल्ड कप खेले जाएंगे, विश्व कप खेले जाएंगे, ठीक है। वो तो T20 20 टीमें होंगी उसमें शामिल। तो दोस्तों कितने होंगी, 20 टीमें। तो जो पुरुषों का 2000 वर्ल्ड कप खेला जाएगा, विश्व कप खेला जाएगा 2027 और 2031 में, उसमें तो कितनी होंगी, 14 टीमें। और जो 2024 से लेकर 2030 तक है, तो T20 विश्व कप खेले जाएंगे, उसमें कितनी होंगी, 20 टीमें। अर्थात 50 ओवरों वाले में तो होगी 14 टीमें, और 20 ओवर वालों में होगी कितनी टीमें, 20 टीमें होंगी, 20 और 20 टीमें होंगी। तो समझ में आ गया होगा कि आईसीसी ने क्या घोषणा की है कि 50 कितने टीमें खेलेंगे, 14। चलो समझ में आ गया, आशा करते हैं अच्छा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो ध्यान लगा के समझोगे तो सब कुछ समझ में आ जाएगा, किसी के समझाने की इतनी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगला क्वेश्चन है आज का लास्ट इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण क्वेश्चन, क्योंकि जो पीडीएफ एडिटर होते हैं वो लास्ट में महत्वपूर्ण क्वेश्चन कहते हैं, ताकि बच्चे आराम से क्वेश्चनों को देखते रहें। तो चलो अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे पढ़ते हैं, आप भी पढ़ना मेरे साथ साथ। अगला क्वेश्चन है, किस देश ने अपनी अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए श्रीलंका के साथ 200 मिलियन अमेरिकी डॉलर की मुद्रा विनिमय सुविधा को मंजूरी दी है। ये तो बहुत आश्चर्य की बात है दोस्तों कि बांग्लादेश, कौन से देश ने की, बांग्लादेश ने श्रीलंका की। बांग्लादेश जो है वो सामने पहली बार सामने है कि किसी देश को वो सहायता कर रहा है, क्योंकि दोस्तों बांग्लादेश एक ऐसा देश है जो गरीब देशों में से एक देश है, सबसे गरीब देशों में से एक देश है। कौन सा, बांग्लादेश को गिना जाता है। तो ये पहली बार हुआ था कि बांग्लादेश किसी दूसरे देश की सहायता करने के लिए सामने आया है, ठीक है। क्योंकि बांग्लादेश है तो उनकी जो स्थिति थी बहुत खराब थी, लेकिन जो पिछले 2 दशकों में 19-20 में उनकी अर्थव्यवस्था में अच्छा बदलाव हुआ है। उन्होंने अपनी अर्थव्यवस्था को इस प्रकार से बढ़ाया है कि वह अपने देश के अलावा अन्य देश को भी सहायता करने के लिए सामने आया पहली बार। तो अगर दूसरे देश की सहायता कर रहा है तो आप समझ सकते हो कि उसने अपने देश की अर्थव्यवस्था को कितना सुधारा होगा। तो अभी बता देता हूँ कि जो हाल ही की न्यूज़ है 2021 में, तो जो बांग्लादेश के प्रति व्यक्ति की जो आय है ना, प्रति व्यक्ति की आय किसकी, बांग्लादेश में, वो भारत के जो प्रति व्यक्ति की आय है ना उससे अधिक है। तो समझ सकते होगी कि अब बांग्लादेश गरीब देश नहीं है, हम बोल सकते हैं भारत एक गरीब देश है, ठीक है। बांग्लादेश ने अभी 2 दशकों में अर्थव्यवस्था को संभाल लिया कि उन्होंने लगभग 80% बेरोजगारी अपने देश से ख़त्म कर दी है। कितने परसेंट, 80% मान सकते हैं। और भारत में क्या है, 80% से ज़्यादा बेरोजगार हैं। तो ये फर्क है इन दोनों देशों में। जो गरीब था उन्हें किस प्रकार से अर्थव्यवस्था संभाल गई, लेकिन भारत था जिनकी अर्थव्यवस्था सही थी उसने खोकर कितनी परसेंट है, 80% लोगों को बेरोजगार कर दिया है। सिर्फ 20% है, उनमें से 10% ही मान के चलो। तो ये है भारत की अर्थव्यवस्था। और ये बांग्लादेश है जो पिछड़ा हुआ एक देश था जिसकी किसी समय कुछ हाल नहीं थे, भारत से सहायता देता था, लेकिन आज वो भारत को दे सकता है सहायता, इतनी अर्थव्यवस्था संभाल चुका हुआ है पिछले 2 दशकों में। कोविड-19 के चलते हुए उसने ये सफलता हासिल की है। तो दोस्त बहुत बड़ी बात है, उपलब्धि है बांग्लादेश के लिए। और उन्होंने अभी हाल ही में श्रीलंका के लिए 200 मिलियन अमेरिकी डॉलर की मुद्रा विनिमय सुविधा को मंजूरी दी है। वो भी एक छोटी मोटी रकम नहीं है, 200 मिलियन अमेरिका डॉलर, ठीक है। तो 200 मिलियन अमेरिका डॉलर किसको दिया है, श्रीलंका को कर्ज के तौर पे दे रहा कौन, बांग्लादेश। तो दोस्तों ये था आज का युगांडा वीडियो। आशा करता हूँ कि सभी को अच्छा लगा होगा, वीडियो समझ में आया होगा, बढ़िया। और इससे गुड समझाने की मैं कोशिश करता हूँ। आपने इतना सपोर्ट दिया वो धन्यवाद है।
और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब या लाइक शेयर नहीं किया तो उसको करना ना भूलें दोस्तों। और बस आपको मैं 10 क्वेश्चन लेके आता हूँ इंपॉर्टेंट, उन 10 क्वेश्चनों को रोज़ आप 10 मिनट भी देखते हो तो बहुत होता है, क्योंकि आपके दैनिक जीवन में इन क्वेश्चनों करंट अफेयर्स का बहुत महत्वपूर्ण है। हर कंपटीशन एग्जाम में अभी लॉकडाउन खुलते ही एग्जामों का बौछार होगी, शायद भगवान चाहे तो हो जाए, तो उसमें आपको करंट अफेयर्स के क्वेश्चन ज़रूर मिलेंगे और ज़रूर देखने को होंगे। तो आशा करता हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। टेक केयर। ओके, धन्यवाद। कल मिलते हैं दोस्तों इसी समय पर। बेस्ट ऑफ लक।